अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है वायरसेस। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ड वायरस की। वर्ड वायरस एक लैटिन वर्ड वियोस से निकला है जिसका मतलब था पॉइजनस सब्सटेंस। ऐसा पॉइजनस सब्सटेंस जो डिजीज काज करता था। ठीक है, उसके बाद हम वायरस की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। सिंपल वर्ड्स में वायरसेस आर नॉन सेलुलर माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट्स that only replicates inside the host cell. नॉन सेलुलर मतलब इनमें सेल नहीं होता। माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बगैर इनको देखा नहीं जा सकता। इन्फेक्शियस मीन्स की डिजीज काज कर देते हैं। और डेट ओनली रेप्लिकेट्स इनसाइड द होस्ट सेल, सिर्फ होस्ट सेल के अंदर ही खुद को रेप्लिकेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट लिखा है वायरसेस आर नॉट क्लासिफाइड एज लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। वायरसेस को हम बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ना तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्लासिफाई करते हैं और ना ही नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में। इसी वजह से वायरसेस को यूनिक भी कहा जाता है क्योंकि ये ना तो नॉन लिविंग है ना ही लिविंग है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये खुद को सिर्फ इस होस्ट सेल के अंदर ही रेप्लिकेट कर सकते हैं। होस्ट सेल के बाहर ये नॉन लिविंग होते हैं और जैसे ही किसी होस्ट सेल के अंदर एंटर होंगे ये खुद को रेप्लिकेट करना शुरू कर देते हैं, तो हम इन्हें लिविंग कह देते हैं। ऐसा क्यों है कि होस्ट सेल के बाहर वायरस खुद को रेप्लिकेट नहीं कर सकता? क्योंकि वो नॉन सेलुलर है, उसमें सेल नहीं है, मीन सेल मशीनरी नहीं है जो किसी भी सेल को रेप्लिकेट करने के लिए जरूरी चाहिए होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वायरस की साइज की। इसका साइज रेंज करता है 20 नैनोमीटर से 350 नैनोमीटर तक। अब डिफरेंट वायरसेस के डिफरेंट साइज होते हैं। डिफरेंट प्लांट्स वायरसेस, डिफरेंट एनिमल वायरसेस। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ येलो फीवर वायरस की बात की है जिसका डायमीटर सिर्फ 25 नैनोमीटर होता है। और इसी तरह हमने यहाँ पे एक स्मॉल पोक्स वायरस की बात की है जिसका साइज 20 to 50 नैनोमीटर होता है। तो वायरसेस का साइज वेरी करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे शेप की। वायरस डिफरेंट शेप्स के होते हैं, जैसे कुछ रोड शेप्स के होते हैं, कुछ बुलेट शेप के होते हैं, राउंडेड भी होते हैं, टेडपोल लाइक भी होते हैं। तो आगे मैंने एक ब्रैकेट्स में एग्जांपल भी मेंशन की हुई है, जैसे रोड शेप वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस जो होता है वो रोड शेप होता है, लाइक रोड शेप। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बुलेट शेप। रेबीज वायरस मैंने आगे एग्जांपल बताई है, वो बुलेट शेप का होता है। पोलियो वायरस राउंडेड होता है। एंड टेडपोल लाइक जो हमने एग्जांपल आगे लिखी है वो है बैक्टीरियोफेज। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पर सारी हेडिंग्स बनाई हैं, आप बिल्कुल ऐसे ही हेडिंग्स बनाकर पूरे नोट्स बना लें। आपको बहुत अच्छा टीचर पे इम्पैक्ट बनेगा और ये बहुत हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे वायरस के स्ट्रक्चर की। तो मेनली जो वायरस के अंदर स्ट्रक्चर में पार्ट्स हैं वो कैप्सिड, इन्वेलप, जीनोम एंड एंजाइम। यहाँ मैंने एक HIV वायरस की डायग्राम बनाई है ताकि हम अच्छे से इसमें समझ सके। सबसे पहले हम इसमें कैप्सिड देख लेते हैं कि कैप्सिड किधर है। मैं मेंशन कर देती हूँ आपके सामने। दिस इज इन्वेलप एंड दीज आर इन्वेलप प्रोटीन्स। अब जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा अच्छी तरीके से कि इन पार्ट्स में क्या क्या चीजें हैं, उनके क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैप्सिड की। तो कैप्सिड क्या है कि वायरल के सराउंडिंग जो प्रोटीन कोड है जो उसके वायरल जीनोम को इनक्लोज कर देता है, हम उसको कहते हैं कैप्सिड। वायरल जीनोम की जगह जेनेटिक मटेरियल वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं, यानी कि वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक प्रोटीन कोड के अंदर इनक्लोज होता है, उस प्रोटीन कोड को हम कहते हैं कैप्सिड। अब ये जो कैप्सिड है इसकी डिफरेंट शेप्स होती हैं। ये रोड शेप भी हो सकता है, पॉलीहेड्रल भी होता है और भी बहुत सी कॉम्प्लेक्स शेप्स होती हैं कैप्सिड की। कैप्सिड पे बना किस तरह होता है? कैप्सिड का फर्दर जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? तो प्रोटीन के सब यूनिट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं प्रोटोमर्स। दिस इज आल्सो शॉर्ट क्वेश्चन MCQs। व्हाट इज प्रोटोमर? डिफाइन प्रोटोमर। प्रोटीन के सब यूनिट्स मिलकर प्रोटोमर्स बनाते हैं, फिर ये प्रोटोमर्स आगे फर्दर असेंबल होते हैं और लार्जर प्रोटीन सब यूनिट्स बना देते हैं जिनको हम कहते हैं कैप्सोमर। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, डिफाइन कैप्सोमर। MCQs हर जगह पूछा जा सकता है कि डिफाइन कैप्सोमर। तो स्मॉलर प्रोटीन यूनिट्स जिन्हें प्रोटोमर्स कहते हैं, खुद को असेंबल करके लार्जर प्रोटीन सब यूनिट्स बना देते हैं जिनको हम
कैप्सोमर्स कहते हैं। आगे ये कैप्सोमर्स जब असेंबल करते हैं तो कैप्सिड बन जाता है। ठीक है, अब आपको डिटेल में समझ आ गई होगी इसकी, उम्मीद है इंशाल्लाह। उसके बाद हम बात करें कि बहुत से कैप्सिड ऐसे होते हैं जिनका शेल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक टर्म है न्यूक्लियो कैप्सिड। आंसर शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज के तौर पे भी आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो जीनोम प्लस कैप्सिड यानी कि वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है जो कि इनक्लोज होता है कैप्सिड के अंदर, इसके लिए एक कंबाइंड टर्म यूज की जाती है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियो कैप्सिड। तो अगर न्यूक्लियो कैप्सिड की भी डेफिनेशन पूछी जाए तो आप लिख सकते हैं इसकी जगह। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्वेलप की। तो जो वायरस कोई भी होता है उसके इर्द गिर्द जो भी आउटर फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन लेयर होती है उसे इन्वेलप कहते हैं। जैसे सेल के बाहर भी फ्लेक्सिबल होती हैं, सेल मेम्ब्रेन होती है, इसी तरह वायरस के बाहर भी एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन लेयर होती है जिसको हम इन्वेलप कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इस इन्वेलप जो फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है किस चीज से मिलके बनी होती है। इसमें प्रोटीन्स होते हैं, इसमें लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। अब जो एनिमल वायरसेस होते हैं उसमें यूजुअली जो इन्वेलप है वो होस्ट सेल प्लाज्मा ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अराइज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इन्वेलप प्रोटीन्स की। जैसे हमने बात की थी कैप्सिड किस चीज से बना होता है, जो उसके प्रोटीन्स थे उसकी बात की थी। अब आगे इन्वेलप की जो प्रोटीन है हमने वो बात करनी है। ठीक है, अब लिखा है कि आर वायरल इन्वेलप प्रोटीन्स आर कोडेड एंड मे अराइज फ्रॉम सरफेस एज स्पाइक्स और पॉलीमर्स। नंबर वन थिंग मैंने बताया है कि इन्वेलप प्रोटीन्स जो है वो कोडेड होते हैं, और सेकेंडली ये स्पाइक्स की फॉर्म जैसे कांटेदार फॉर्म जो कांटों की शक्ल में जो सरफेस होती है इन्वेलप की सरफेस उससे अराइज हुई होती है। जैसे कि डायग्राम में देख लें, ये बाहर एक स्लाइमी लेयर जो बनी हुई है इन्वेलप है। ठीक है, और ये जो प्रोटीन स्पाइक्स लाइक इसमें से अराइज हुई हैं इनको हम कहते हैं इन्वेलप प्रोटीन्स। अब ये इन्वेलप प्रोटीन्स का रोल क्या है, क्या जरूरत है इनकी, तो हम इट हेल्प्स इन अटैचमेंट टू होस्ट सेल कि जब कोई वायरस जाके होस्ट सेल के साथ अटैच होता है तो यही इन्वेलप प्रोटीन्स उसको अटैच होने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा ये वायरस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है कि ये किस टाइप का वायरस है, यानी कि प्लांट वायरस है, एनिमल वायरस है, कौन सी डिजीज कॉज करता है, सारी आइडेंटिफिकेशन में। इसके अलावा इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल न्यूक्लिक एसिड रेप्लिकेशन में भी है, यानी कि जैसे ही वायरस जो है वो सेल में एंटर हो जाता है तो उसका जो जीनोम है या उसका जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लिक एसिड है उससे रेप्लिकेट होना होता है, तो ये इन्वेलप प्रोटीन उस रेप्लिकेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। वो हम आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे जब हम रेप्लिकेशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम इसका थर्ड पार्ट की बात करेंगे जीनोम की। ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वायरसेस, या सिर्फ आपसे वायरस का स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है। और इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि व्हाट आर इन्वेलप प्रोटीन्स या रोल्स ऑफ इन्वेलप प्रोटीन। तो इस तरीके से आपने बिल्कुल हेडिंग समझ लिया, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन हर तरीके से आपने इसको याद रखना है। तो नेक्स्ट हम जीनोम की बात करेंगे। जीनोम की बहुत डाइवर्स नेचर होती है, यानी कि वाइड वैरायटी होती है जीनोम्स की। इनमें डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, यानी कि वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। फर्दर हम क्या कहेंगे कि ये डीएनए जैसे किसी वायरस में डबल स्ट्रैंड होता है, किसी में सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, बिल्कुल इसी तरह आरएनए भी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है। इसके बाद हम क्या कहेंगे जीनोम वेरी इन लेंथ, यानी कि कुछ वायरसेस में जीनोम की लेंथ ज्यादा होती है, कुछ में कम होती है। तो वायरस टू वायरस जो जीनोम की लेंथ है वो भी वेरी करती है। लास्ट बात हम इस बारे में ये कहेंगे मे बी सेगमेंटेड और सर्कुलर, ये सेगमेंटेड फॉर्म में भी होता है और सर्कुलर फॉर्म में भी होता है। लास्ट थिंग है जी वायरस के अंदर जो एंजाइम पाई जाती है हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले ये मतलब फर्स्ट ये थॉट था कि वायरस के अंदर कोई एंजाइम होती ही नहीं है, कि वायरस से कोई एंजाइम नहीं होती, लेकिन फिर उसके बाद रिसर्च से पता लगा और अब एक्सेप्ट किया गया है कि वायरसेस के अंदर यूजुअली एंजाइम्स होते हैं। और वो कहाँ होते हैं, उसके इन्वेलप के साथ कैप्सिड के साथ आमतौर पर एसोसिएट होते हैं, लेकिन ज्यादातर वो कैप्सिड के अंदर ही होते हैं। यूजुअली एसोसिएटेड विद इन्वेलप और कैप्सिड बट मोस्ट आर विद इन द कैप्सिड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की। तो वायरसेस को बहुत सी बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है।
तो जैसे कि ऑन द बेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड की बेस पे कैसे क्लासिफिकेशन हुई है वायरस की। जैसे कुछ वायरसेस में डीएनए पाया जाता है, कुछ में आरएनए पाया जाता है। फर्दर डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड। फिर आरएनए वायरसेस को यहाँ मैं लिख के मेंशन कर दूँ, फर्दर क्लासिफाई कर देते हैं पॉजिटिव आरएनए स्ट्रैंड एंड नेगेटिव आरएनए स्ट्रैंड। तो इस तरह से जो ऑन द बेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड है वो वायरसेस को क्लासिफाई किया गया है। फिर फर्दर ऑन द बेस ऑफ शेप, जैसे हमने पहले अभी पढ़ा कि वायरसेस डिफरेंट शेप्स के होते हैं, लाइक रोड शेप होते हैं, राउंडेड होते हैं, टेडपोल लाइक। तो इस शेप की बेस पे भी हम वायरस को क्लासिफाई करते हैं। फिर साइट ऑफ रेप्लिकेशन डिफरेंट वायरसेस होस्ट सेल के अंदर डिफरेंट जगह पे जाके अपने खुद को रेप्लिकेट करते हैं। जैसे कुछ साइटोप्लाज्म में, कुछ न्यूक्लियस में। तो उस बेस पे यानी कि बेस साइट ऑफ रेप्लिकेशन की बेस पे भी वायरसेस को क्लासिफाई किया गया है। नेक्स्ट होस्ट रेंज, डिफरेंट जो वायरसेस हैं उनके होस्ट डिफरेंट है। जैसे कुछ इंसेक्ट वायरसेस हैं, कुछ प्लांट वायरसेस हैं, एनिमल वायरसेस हैं, ह्यूमन वायरसेस हैं। इसी तरह होस्ट रेंज के ऊपर भी हम वायरसेस को क्लासिफाई करते हैं। तो जो लास्ट हमारा वो है क्लासिफिकेशन की बेस यानी कि वो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। वायरसेस कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिटेड हो जाते हैं। तो कुछ टच से होंगे, एयर से होंगे, कंटेमिनेटेड वाटर से होते हैं। तो जो डिफरेंट बेसिस यानी कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन है उस बेस पे भी वायरसेस को क्लासिफाई किया गया है। मैंने यहाँ पर सिर्फ हेडिंग्स बनाई है, तो अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो यकीनन आप इसके नीचे कुछ लिख सकते हैं। बहुत इजी क्लासिफिकेशन है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो लाइफ साइकिल है वायरसेस के या एप्लीकेशन है वो डिटेल में पढ़ेंगे। और फिर जो हमारा कोर्स आउटलाइन में टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में डिटेल से पूछा गया है उसके बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हम लोग पूरा जो बीएस ऑनर्स का और बीएससी के बच्चों का कोर्स है वो इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे सारी वीडियोस में। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। इसके अलावा जो भी किसी क्वेश्चन हैं वो कमेंट्स में पूछें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।